आपको पता चल, ड्रामा भी तो फिक्शन नहीं है। मैं जी हाँ वही है, मैं वही कह रहा हूँ, चूँकि मिसाल उसकी आ गई है तो ज़्यादा बेहतर है कि इसी को हम कंटिन्यू करें उस बात को समझने के लिए। वो ये है कि आपको पता चल गया कि आपने औरत के लिए लिखना है, अगर आपका ऑडियंस है, हाँ, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आप इस तरह का ड्रामा लिखें तो क्या आप लिख लेंगे? मैं एक ज़माना हो गया मैं ड्रामे से बाहर आ गया। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ पूछने के लिए कि अगर आप लिख रहे होते और आपकी जो तरबियत है या आपका जो हमेशा बेंट ऑफ माइंड रहा है या आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो समाज का हर फर्द रहा है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप ये करके दिखाएं, तो यकीनन मैं औरत के लिए भी उसको टारगेट बना के मैं लिखना चाहूँगा, लेकिन मैं जो लिखूँगा वो ये ड्रामा नहीं होगा कि जिसके बीच में तलाक़ें हो रही हैं हाँ और सास बहू के आपस हाँ में झगड़े हो रहे हैं। औरत के यार एक बड़ा कद-काठ है औरत का, और उसका हमारा समाजी, तहज़ीबी और माशरती जो एक किरदार है वो बहुत गहरा है और बहुत मैच्योर है। जी हाँ उस तरफ ध्यान ही नहीं है। हाँ ऐसे सो मैं अगर औरत को अगर अपना टारगेट बना के लिखना चाहूँगा तो मैं तो उस अंदाज़ से लिखूँगा। नहीं मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ ना कि इसका मतलब है कि आप यानी संजीदा आदमी में, संजीदा लिखने वाले में वो मलका ही नहीं है कि वो हाँ, पॉपुलर मामले वाला नहीं, जो मामला है उस सतह पर जाकर, आपका मूड ही नहीं हाँ है, ये आपका मूड आपका नहीं, मकसद ही मकसद नहीं है नहीं ये है ऐसा। लिखने का। तो इसका मतलब है कि उस मौजू पर भी अगर आप लिखेंगे तो अपने ढंग में लिखेंगे, वो मैं अपने तो ढंग फिर से आपको मकबूलियत भी वो वाली नहीं मिलेगी फिर, वो चाहे ना मिले। ना मिले। अच्छा मेरा टारगेट जो है वो मकबूलियत इस हवाले से नहीं है कि मैं दूसरों के रंग में लिखना शुरू कर दूँ। ज़्यादातर है पैसा है। जी इधर आजकल पता है क्या ये अच्छी होता है, बात आप की जाएँ आपने, ना जी प्रोड्यूसर्स के जी जी पास, जी जी, तो वो कहते हैं हाँ जी कोई आइडिया है, कहते हैं हाँ जी मेरे पास है जी आइडिया, कहते हैं बिक दे। हाँ मतलब बिकना जो है, देखना चाहिए। ये है आज का मसला ये है। अच्छा ये देखिए आप कैसा एक यानी हमारे ये भी एक जैसे आपके जो मुहावरे होते हैं वो भी मुआशरे के, समाज के जो दिमाग है या हाँ, उसके सोचने की नहज है उसको बताते हैं। बिल्कुल। आजकल आप टॉक शोज़ वगैरह में सुने ना तो हम कहते हैं कि ये बयानिया जो है इसको बाय कौन करेगा, हाँ, हाँ, है ना? बिल्कुल। कि ये इसका मतलब है कि कोई ये खरीदारी वाला मामला ये जो है ना, सारा जो है इस वक़्त जितना यानी भी बात जो आपकी है हाँ, उसको भी, उसका भी खरीदार चाहिए, बिल्कुल। है ना? तो आप बेचने के लिए उसको कर रहे हैं या ये ना, हाँ, तो ये कारोबारी और तिजारती मामलात हो गए हैं सारे के अब सारे। इसका थोड़ा-सा अदब के साथ थोड़ा मामला मुख्तलिफ है कि यहाँ पर वो कमर्शियलिज़्म अदब का वो नहीं बन पाया। जी बड़े रेयर हैं, जी हाँ कम-कम हैं, जी हाँ जो लोग बिकते हैं। जी, ऐसे ही। लेकिन वो कमर्शियल अदब जो है, वो हाँ, एक और तरह वो है भी उसी तरह, वो सिर्फ़ वो कमर्शियल ही है। हाँ, वो उस तरह ही है। ये वही पॉपुलर जो जिस तरह से जी, हम जी। ले रहे हैं कि इनका भी एक टारगेट जो है रीडर या व्यूअर होता है, इसी तरह से उनका भी अपना एक टारगेट व्यूअर या रीडर होता है। हमारे यहाँ जो एक संजीदगी है, वो दरकार है हमें अपने तौर पे। बाकी पॉपुलैरिटी जो है, अगर उसी के पीछे जाना हो, तो फिर तो आप पता नहीं क्या कुछ लिख रहे होंगे और क्या कुछ लिखने को पड़ा भी हुआ है, सामने नज़र भी आ रहा है। ऐसे तो कारी जो है वो उस पे वापस आते हैं, ठीक है? इस पे एक अलग भी सवाल मैं आपसे करूँगा कि कारी वाला जो मामला है उस पे क्या करना चाहिए? लेकिन चलें इस यहाँ पर भी हम थोड़ी-सी बात इस पे ज़रूर करते हैं कि वो जो कारी रूठ गया था, वो क्यों रूठ गया था आपके ख़्याल में? हम ये बात थी ना एक ज़माने में हाँ, हमारे, जब आप आगाज़ में थे, कारी हलकों में ये बात होती थी जी, जी। कि कारी जो है वो रूठ गया है, तो कहानीपन को वापस लाना असल में चाहिए। कारी का रूठना जो है वो उन मौज़ूआत और उन किरदारों का हमारे उस अदब से अब मैं एक छोटी-सी मिसाल आपको देता हूँ। जी, कोई भी अदब पारा जो आप फ़िक्शन में ख़ास तौर पे लिख रहे हैं, उसका बेसिक जो मेरिट है, वो तजुर्बा है। बिल्कुल। आप आज के लिखने वाले जितने भी हैं फ़िक्शन निगार, आप उनको देखें, उनके यहाँ तजुर्बा जो है, वो निकलता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। वो इसलिए कि ज़िंदगी का बराह रास्त ताल्लुक जो फ़र्द के साथ था, वो कहीं आकर हमारे स्मार्टफ़ोन ने और कंप्यूटर ने और इस सारी चीज़ों ने जो है वो बदल दी है। पूरा समाज ही तब्दील हो गया है। ठीक है, सो वो कारी जो है, वो रूठने वाला कारी जिसको कहा जा रहा है, वो कहीं अपनी जगह बदल चुका है। ठीक है। अब उसको वापस इस तरफ लाने के लिए आपको कुछ ऐसे मौज़ूआत दरकार होते हैं कि जो आप समझते हैं कि यार वही एज है आपके पास, ठीक है। कि यार ये एक एज है। आंटी एक जिन्स के साथ जुड़ी हुई कहानी है और आंटी एक बड़ा मारूफ किस्म का एक है, यहाँ पर नाम भी है हमारे नौजवानों के अंदर भी। तो एक किरदार है आंटी का। सो वो आंटी जो है वो कहीं पकड़ती है। मुझे आंटी लिखने का ख़्याल पहले कैसे आया? ये बड़े मज़े की बात है। जनाब।
वो डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना इसमत चुगताई के ऊपर जो थीसिस लिखा था पीएचडी का, रईस सुल्ताना, डॉक्टर रईस सुल्ताना। उनसे एक मुलाकात हुई थी मेरी मदरुल इस्लाम साहब की प्रेस पे ही, तो उनकी किताब उन्होंने वो छापी थी, वो जो उनका थीसिस था, तो वहाँ उन्होंने मुझे वो किताब दे दी। अब वो किताब मेरे पास आई जब, तो मैंने वो सारी की सारी पढ़ी, और मैं ये पढ़ के मुझे हुआ कि यार ये एक मुस्लिम माशरा जो था उसके बीच में एक ख़ातून जो है ये लिहाफ जैसा अफसाना लिख रही है, तो क्या कमाल जुर्रत थी इस औरत की। तो मैंने यूं ही ऐसे पलट के देखा, तो मैंने कहा यार मेरी अपनी ज़िंदगी में भी शायद कुछ ऐसा गुजरा हुआ है, सो मैं भी वो जुर्रत करूँ। सो मैंने उधर से मुस्तार ली वो जुर्रत, और आंटी का ध्यान जो है ये आया। ये मेरा अपना एक तजुर्बा था ज़िंदगी का, वो फिक्शनल उसको सारा वो करने में कुछ और तरह से हो गया वो, लेकिन बहरहाल वो एक तजुर्बा था मेरा। देखा हुआ कैरेक्टर है आपका, देखा हुआ कैरेक्टर था, और पूरी उसके अंदर वो मौजूद है मेरा तजुर्बा जो है। सो वो जो है वो इस अंदाज से हुआ। अब उसके अंदर जो सारी पकड़ थी कारी की, वो यही थी कि ये जिन्स का मौजू जो है, इस पर हर आदमी जो है वो कहीं चाहे छुप के ही सही, उसके बारे में ये कहा भी गया था कि ये वो किताब है कि जो आम घरों की दहलीज नहीं टॉप के अंदर जा सकती ऐसे। सो ये जो चीज़ें होती हैं इनका एक अपना ख़ास एरिया होता है, और इसके ख़ास रीडर्स होते हैं, और वो रीडर जो है वो कहीं रूठा हुआ रीडर मुझे लगा था, जिसके साथ मैंने मुकालमा करना चाहा था आंटी की मार्फत। अदरवाइज़ तो मौज़ूआत और भी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें रूठे हुए कारी को अपनी तरफ लाने के लिए आप बरत सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो दीगर अफसाने थे, आपके जो पहली आपकी किताब है, दूसरी किताब है, वो अफसाने जो हैं उनकी निस्बत ये जो आपने तजर्बा किया, ये बेहतर है या वो बेहतर थे आपके ख्याल में तख्लीकार की हैसियत से? अदब के लिहाज से आप कौन सी शय को हम समझते हैं? नहीं, मेरे लिए दोनों बहुत अहम हैं। ठीक है। मैं मतलब है आंटी नावल जो है मेरा, मैं उसको भी अपनी एक ख़ास जगह पे रख के देखता हूँ। ठीक है। वो मेरे बहुत अच्छे कामों में से है, चाहे वो एक मैंने उसे किस अंदाज से लिखा, नहीं ज़ाहिर है वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल जो मैंने लिखा है वो कोई ऐसा नहीं है कि उसे मैं यूँ रद्द कर दूँ या उसे मैं कमतर कहूँ, कतन नहीं। उर्दू के बीच में मेरा अपना जो सारा स्टाइल रहा है वो ये रहा है कि आप देखें मेरा पहला जो अफसानों का मजमूआ 1990 में आता है बेहर्फ लफ्ज़। हाँ जी हाँ। वो कतई मुख्तलिफ है, और उसके अंदर आपको कोई कहानीपन, कोई किरदार और इस किस्म की चीज़ का जो चलन था उससे मुतासिर था। वो मतलब अहमद हमेश, समी आहूजा, अनवर सज्जाद और रशीद अमजद के बाद कहीं उसको नंबर दिया गया कि यार ये कि वो एक एरिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा वो काम किया। उसके बाद मैंने छतरी नुमा कहानियाँ, कतई रवायती, इंतहाई रवायती शहर के बारे में। सो मैंने ये बताना चाहा है कि यार मुझे ये सारे अफसाने लिखने आते हैं, क्योंकि शुरू में कुछ लोगों ने कहा था जब बेहर्फ लफ्ज़ आई कि जी जिनको रवायती अफसाना लिखना कोई आसान नहीं है, वो जिन्हें लिखना नहीं आता वो ये जदीद अफसाने की तरफ चले जाते हैं। तो मैंने वो अफसाना भी लिख के दिखाया, और वो जो किताब है मैं समझता हूँ कि वो बहुत अहम किताब है, मेरी छतरी नुमा कहानियाँ भी और बेहर्फ लफ्ज़ भी, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल दो डिफरेंट एंड्स हैं ऐसे। और मैंने इन दोनों डिफरेंट एंड्स को इंतहाई सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ और गहराई के साथ मैंने इनको बरता है, और मुझे अच्छा लगा। आंटी भी जो है वो रवायती अंदाज का जो मेरा सारा सिलसिला था उससे है, और ये जो मेरा अगला नावल आ रहा है ये रवायती नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वैसा मॉडर्न भी नहीं है बेहर्फ लफ्ज़ जैसा, ठीक है, रियलिज़म है, ठीक है, लेकिन उसकी टेक्निक जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है। और उसके बारे में ये कहा गया है मेरे जो उसमें तबसरे हैं 2-3 सीनियर्स के, कि ये एक नई रवायत की बुनियाद डाली है मैंने नावल में। क्या बात है। तो हम चलें, ये बहुत अच्छा मौका है इस बात को वाइंड अप करने का। मुबारकबाद आपको देते हैं आपके आने वाले नावल पर। इंशाल्लाह कुछ देर के बाद वो जब छप के आ जाएगा तो हम उस पर अलग से एक सेशन आपके साथ रखेंगे और उस पर बात भी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, इस मौजू के हवाले से आपने बहुत अहम बातें हमारे दोस्तों को बताई। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।